नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल फसाने अजायब में। दोस्तों, कहानियों के इस सफ़र में आइए चलते हैं एक नए उपन्यास के साथ, जिसका नाम है 55 खंबे लाल दीवारें और जिसे लिखा है उषा प्रेमवदा ने। आइए सुनते हैं इस उपन्यास को मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज़। सुषमा को लगा कि नील आकर सिरहाने खड़ा हो गया है। फिर उसने झुककर धीरे से उसके बाल छुए हैं। सुषमा चौंक कर उठ बैठी। चारों ओर घुप अंधेरा था। उसने कांपते हुए कंठ से पुकारा, नील। बरामदे में सोई हुई भौरी खांसी। सुषमा ने पाया कि वह अपनी चारपाई पर उठकर बैठी हुई है और नील कहीं नहीं है। सब और सन्नाटा है, भयावह अकेला सन्नाटा। वह अकुलाकर खड़ी हो गई और उसने खिड़की पूरी खोल दी। बाहर से प्रकाश की एक फाँक आकर उसके पैरों पर लौटने लगी और सुषमा छड़ों का ठंडा स्पर्श अनुभव करती हुई अनझिप आंखों से बाहर ताकने लगी। रात्रि के वह मौन स्वर उसके चारों ओर मंडरा रहे थे। टहनियों और पत्तों का मंद स्वर में वार्तालाप, दूर बजते रात के घंटे, चौंक कर जागे किसी पक्षी का आर्त चित्कार। सुषमा को लगा कि उसके प्राणों और रात्रि की आत्मा में घना साम्य है। वैसे ही कुछ मध्यम स्वरों की प्रतिध्वनियां गूंजती हैं। मन में कुछ करवट लेता है और चुप हो जाता है। ऐसा ही अभेद्य सर्वग्रासी अंधकार जीवन में सिमटता आता है। कुछ स्मृतियां, कुछ स्वप्न, कुछ अस्फुट शब्द। श्रमरत छात्र की तरह सुषमा बार बार उन पृष्ठों को उलटकर दोहराती है। उन संवेगों की दहलीज पर खड़ी होकर अतीत में झांकती है। मन की संकुल गलियों में भटका करती है। हर वाक्य, हर मुद्रा और प्रत्येक स्पर्श के अनेकों संदेशों पर रुकती हुई, ठहरती हुई, और उस समय इस संसार की सीमाएं दूर दूर हटती जाती हैं और वह अकेली रह जाती है अपने में संपृक्त। कुछ समय पहले सुषमा ने मेज पर रखी पीतल की तख्ती पर फिर एक बार उंगली फेरी। नई चमकती तख्ती पर उसके नाम के अक्षर उभरे हुए थे। सुषमा को अपना नाम अनायास ही बहुत मीठा और संगीतमय लगाया। उसने नेम प्लेट एक और सरका दी और ट्रे में रखे पत्रों के ढेर को देखने लगी। वह अचानक ही अपने पद की गरिमा से अभिभूत चिक के बाहर देख उठी। चिक की नई पीली तीलियों के पार एक बहुत मोहक आकर्षक संसार बिखरा हुआ था। रंगीन दुपट्टों की झलक, अचिंतित युवा स्वरों का हास्य और भोले स्वप्निल चेहरे। बाहर चपरासी स्टूल पर बैठा था और उसकी खाकी वर्दी कभी कभी झलक जाती थी। सुषमा उस संसार की हंसी खुशी में डूब गई। वो फिर उन्हीं अजान राहों में भटक गई जहाँ का हर एक मोड़ एक नई आशा लिए होता है। वह भूल गई कि वह कितने मोड़ पार कर चुकी है। अब वह उस स्थान पर आ पहुंची जहाँ पीछे मुड़कर देखने से आशाएं बड़ी खोखली नजर आती हैं और यथार्थ की प्रखरता में कोमल स्वप्न कुमला जाते हैं। घंटा टन से बजा और उसकी अनगूंज कॉलेज के गलियारों और कमरों में कांपने लगी। रंगीन ओढ़नियां सिमट गईं और उमड़ता हास्य क्लासरूम की गंभीरता में दब गया। सुषमा पत्र छांटने लगी। अभी उसे ठीक से याद ना हुआ था कि कौन छात्रा किस ब्लॉक की थी। उसने पत्रों की 6 गड्डियां बनाई और चपरासी को बुलाने के लिए घंटी दबा दी। छात्रावास का पुराना चपरासी हरि सिंह आकर चिट्ठियां ले गया। सुषमा ने क्लास में जाने को रजिस्टर उठाया और बाहर आई ही थी कि 2 चपरासियों ने एक साथ उसे सलाम किया। पिछले साल तक ये दोनों काम के नाम से दूर भागते थे और सलाम करना तो दूर, सुषमा के टिप देने पर भी काम ठीक से नहीं करते थे। सुषमा को लगा कि वह सचमुच अब कुछ हो गई है। उसका आदर और सम्मान बढ़ गया है। वह मुस्कुराई और क्लास में चली गई। घंटा समाप्त होने पर वह लौटी तो देखा कि इस बीच उसके कमरे के आगे नेम प्लेट जड़ दी गई थी, मिस एस शर्मा, MA वार्डन गर्ल्स हॉस्टल। अपने नाम के आगे इतनी बड़ी पूछ देख उसे बड़ा विचित्र सा लगा। उसने अंदर आकर पाया कि उसके ऑफिस में उसकी 2 सह अध्यापिकाएं बैठी हुई हैं। आइए वार्डन साहिबा, मिस शास्त्री ने कुछ व्यंग से कहा। मिस शास्त्री संस्कृत पढ़ाती थीं। संस्कृत साहित्य के संपर्क से
उनमें रस के प्रति रुचि तो थी, पर उस रसोपलब्धि का साधन न था। वह जीवन और संसार के प्रति पटु होती जा रही थी। सुषमा ने रजिस्टर रख दिया और अपनी घूमने वाली कुर्सी पर बैठकर पूछा, इस समय आप फ्री हैं? फ्री कहाँ है, जरा फोन करना था। ऑफिस में तो जरा भी प्राइवेसी नहीं है। सुषमा ने फोन उनकी ओर खिसका दिया और स्वयं कुछ कागज देखने लगी। नंबर मिलाकर मिस शास्त्री ने सुषमा की ओर देखकर कहा, कल रोमा डेविड रात को 1 बजे लौट कर आई थी। सच, हद कर रखी है अनाचार की। कुछ तो सोचे समझे। हेलो, मैं दुर्गा बोल रही हूँ, जरा जोशी जी को फोन दे दो। टेलीफोन पर बात समाप्त कर मिस शास्त्री खड़ी हुई। सुषमा, तुम जरा हॉस्टल को टोन अप करो। नई हो इसलिए उत्साह अधिक है, वैसे क्या नहीं होता है यहाँ। उनकी बात काट सुषमा ने कहा, आपका तो क्लास था ना, लड़कियां बड़ा शोर मचा रही होंगी। तुमसे फिर विस्तार में बात करूंगी। मिस शास्त्री अनिच्छापूर्वक चली गईं। अब तक चुप बैठी मिस शास्त्री की बातें सुनती मीनाक्षी मुस्कुराई और बोली, मिस शास्त्री का समय इसी में बीतता है। जाने रात में सोती भी हैं या पहरेदारी ही करती रहती हैं कि कौन कितने बजे आया। इनसे सब पूछ लो, किस लड़की की मैत्री किस छात्र से है, कौन अध्यापिका घर कितने रुपए भेजती है, कौन सेक्स स्टावर्ड है। आगे वह क्या करेंगी और क्या कहेंगी, इसका अनुमान कर सुषमा ने कहा, बस बस, मुझे सब पता है, तुम्हारे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम झेप गई? मीनाक्षी ने कुछ आश्चर्य से कहा। ऐसे तो तुम काम कर चुकी, लड़कियों के साथ डील करने में इतनी समस्याएं आएंगी कि। रहने भी दो मीनाक्षी, जब से आई हूँ हर एक शुभेच्छु ने मुझे एक लंबी लिस्ट दी है कि मैं किन बातों पर विशेष ध्यान दूँ। सुषमा उबने सी लगी। वो उठकर खड़ी हो गई और बोली, चलो एक प्याला कॉफी पी लें, अभी घंटा बजने में काफी देर है। कैफे की लंबी खिड़की से हॉस्टल की नई इमारत दिखाई दे रही थी। कमरों की खिड़की में रंगीन पर्दे उड़ रहे थे। 4 दीवारी पर चढ़ी हुई मधु माधवी की सुगंध कैफे तक जा रही थी। सुषमा को याद आया कि उसने माली से बंगले में गुलाब लगाने को अभी तक नहीं कहा। बरसात बीत जाएगी तो मुश्किल होगी, बड़ा काम बढ़ गया है, उसने चम्मच से खेलते हुए कहा। सारा वक्त हॉस्टल के पचड़े में निकल जाता है, अपने लिए कुछ समय ही नहीं मिलता। तुम कौन सा ऐसा काम करती थी कि अब नहीं कर सकती? क्या वह सस्ते उपन्यास पढ़ने को समय नहीं मिलता? मीनाक्षी सदा ही सुषमा की पठनीय सामग्री के निम्न स्तर का मजाक उड़ाया करती थी। सुषमा ने इसका कभी बुरा नहीं माना। सारे दिन की माथापच्ची के बाद ऐसे उपन्यास उसे अच्छे लगते थे, हल्के फुल्के रोमांटिक। वह मीनाक्षी के उच्च स्तर की बराबरी भले ही न कर सके, पर उसका मनोरंजन पूरी तरह कर पाते थे। मीनाक्षी की बात पर सुषमा मुस्कुराई, फिर नीची पलके कर कॉफी के प्याले की डिजाइन देखने लगी। सुबह के 11 बजे थे, इसलिए कैफे में अधिक छात्राएं न थीं। 1-2 मेजों पर जो थीं वो भी मंद स्वर में बातें कर रही थीं। काउंटर के पास 2 बैरिज चुप खड़े थे। जाली का दरवाजा खुला और एक लड़की ने अंदर झांका। सुषमा और मीनाक्षी की दृष्टि एक साथ अपने ऊपर पाकर हड़बड़ाकर दोनों को नमस्कार किया और शायद कैफे में अपनी सखी को न पाकर वह चली गई। उसकी साड़ी को देख सुषमा को कृष्णा मौसी की याद आ गई और उसने मन ही मन सोचा कि मौसी भी बस ऐसी ही हैं, सामने पड़ेंगी तो बड़ा दुलार बरसाएंगी। कितना कहा था कि साड़ियाँ कढ़वा कर जल्दी भेज दें, अब सौंठ होकर बैठ गईं। उनसे 5 पैसे का पोस्ट कार्ड भी न डाला गया। साड़ियाँ आ जाती तो पहन ही जाती। उसी सामने उसने मौसी को एक पत्र और डाल दिया। उसका उत्तर आया तो सुषमा को और क्रोध आ गया। मौसी ने लिखा था, तुम्हारी साड़ियाँ कड़कर आ गई थीं, भेज न सकी। मेरी सहेली कौशल्या का एक रिश्तेदार दिल्ली जा रहा था, उसी के हाथ भेज दी है कि तुम्हें आसानी से मिल जाएंगी। अव्वल तो वही दे जाएगा, नहीं तो तुम मंगा लेना। उस पत्र में उस रिश्तेदार का नाम पता कुछ न था। बाद में सुषमा को मौसी के भोलेपन पर हंसी भी आ गई। उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि आखिर दिल्ली जैसे विशाल नगरी में वह उस संबंधी को कहाँ ढूंढती फिरेगी। फिर जुझलाहट के पैसे बचाने के लोभ में साड़ियाँ भी गईं। कृष्णा मौसी को सुषमा से बड़ा प्यार था। वह कानपुर आई तो सुषमा की गर्मी की छुट्टियां थी। मौसी हर रोज एक नई सुंदर साड़ी निकालकर पहनती।
सुषमा आई तो वह झट बोली, वायल दे दो तो कढ़वा दूंगी, ऐसी बढ़िया कढ़ेंगी कि तुम्हारी सहेलियां भी देखती रह जाएंगी। अम्मा ने अपनी राय थी, एक नीरू के लिए भी कढ़वा देना, साल 6 महीने में उसकी शादी होगी तो काम आएगी। कृष्णा मौसी ने आश्चर्य से कहा, तो क्या दीदी सुषमा को कुंवारी रखोगी, इसका ब्याह नहीं करोगी जो अभी से नीरू के लिए दहेज जोड़ने लगी? अम्मा ने बड़े मजे से उत्तर दिया, तुम जानो कृष्णा, सुषमा की शादी तो अब हमारे बस की बात रही नहीं। इतना पढ़ लिख गई है, अच्छी नौकरी है, और अब तो क्या कहने, हॉस्टल में वार्डन भी बनने वाली है, बंगला और चपरासी अलग से मिलेगा। बताओ, इसके जोड़ का लड़का मिलना तो मुश्किल ही है। तुम्हारे जीजा तो कहते हैं कि लड़की सियानी है, जिससे मन मिले उसी से कर ले, हम खुशी खुशी शादी में शामिल हो जाएंगे। अरे जाओ दीदी, जब लड़की की उम्र थी तब तो आज़ादी दी नहीं, अब वो कहाँ ढूंढने जाएगी? लड़कियां सभी की होती हैं, शादियां भी करते हैं, तुम्हारी तरह हाथ पर हाथ धरकर बैठने वाला कोई नहीं देखा। छोटी बहन से फटकार सुन अम्मा अप्रतिभ हो गई, उनसे कोई उत्तर न बन पड़ा। सुषमा को उनका सूखा सा चेहरा देख बड़ी दया लगी। वह बात बदलती हुई बोली, मौसी शाम को चलकर वायल ले आएंगे, 2 मैं ले लूंगी, एक साड़ी नीरू के लिए बनवा देंगे। यह भी कोई बात हुई? कृष्णा मौसी के मन में 2 पल पहले की ही बात घूम रही थी। जीजा की गैर जिम्मेदारी है, जब पढ़ रही थी तभी कर देते, लड़की को तो अपने आप मुंह खोल कर कहती नहीं, और लोगों की काना खुतरी ब्याह दी जाती हैं, और तुम्हारी ऐसी अच्छी लड़की बिन ब्याही रहेगी। फिर अचानक याद आ जाने पर पूछा, और वकील साहब का लड़का था, उसका क्या हुआ? होता क्या जी, मजे से है, खूब वकालत चल रही है, बंगला है, अम्मा ने सुस्त स्वर में कहा। छोटे भाई बहनों के सामने ऐसी बातों से सुषमा को झेप सी लगने लगी। आप भी मौसी किस पछड़े को ले बैठी, जीवन में बहुत महत्वपूर्ण काम है, सिर्फ विवाह ही तो नहीं, और देशों में देखिए बिना शादी किए ही औरतें कैसे मजे से रहती हैं। जैसे रहती हैं वो मुझे पता है, तुम एक पुरुष मित्र बनाकर तो देखो, तुम्हारी अम्मा सबसे पहले तुम्हारी खबर लेंगी। हमारा समाज किसी को जीने नहीं देता। अम्मा किसी काम के बहाने जान छुड़ाकर चली गईं। कृष्णा मौसी के मन में गुबार भरा ही रहा। शाम को बाजार से लौटते समय उन्होंने बड़ी आत्मीयता से पूछा, क्यों सुषमा, दिल्ली में कहीं जाती आती है कि नहीं? उनका तात्पर्य समझ सुषमा मुस्कुराई, हाँ क्यों नहीं मौसी, संगीत साथी हैं, खूब मन लग जाता है। मौसी सुषमा की ओर झुककर बहुत ही गोपनीय बात कहने के ऐसे स्वर में बोली, कुछ अपने बारे में भी सोचा है सुषमा? ये भाई बहन किसी के नहीं होते, सब अपने अपने घर के होते हैं। आज की दुनिया में कौन किसका होता है? पर इन सबको भी तो मदद की ज़रूरत है मौसी। पिताजी को पेंशन मिलती ही कितनी है, उसमें तो 2 वक्त दाल रोटी भी ना चले। मैं भी अगर ना करूँ तो किसके आगे हाथ फैलाएंगे? लड़कों को पढ़ाना है ही, सड़क पर तो आवारा घूमने नहीं दिया जाएगा। और फिर सुषमा के होठों पर मासूम मुस्कुराहट आ गई। मैं जो करती हूँ कर्तव्य समझकर नहीं करती मौसी, उनके प्यार में करती हूँ। मेरा तो मन होता है कि मेरे पास अगर कुछ होता तो और भी करती। मौसी कुछ देर उसके मुंह की ओर देखती रही। अगर मैं सबसे बड़ा लड़का होती तो क्या ना करती, उसी तरह मैं अब भी करती हूँ। इन लोगों के लिए कुछ करके मन में बड़ा संतोष सा होता है। अपने लिए तो सभी करते हैं, छोटे भाई बहनों को कुछ तो कर सकूं, उस योग्य भी तो पिताजी ने ही बनाया है। सो तो ठीक है, पर मेरा कहना है कि अपनी भी कुछ फिक्र करनी चाहिए। सुषमा चुप रही, अपने मन को समझाकर, दुनिया की आंखों से छिपाकर, जिस सत्य को बहुत दबा ढबा कर रखती मौसी, उसे अप्रयोजन ही उभार रही थी। और उस बात की अधिक चर्चा करने से अम्मा नाराज हो जाएंगी। ऐसे अवसरों पर अम्मा प्रायः दोस्त सुषमा के ही सर डालकर बरी हो जाती थी। अब मैं क्या करूं, सयानी लड़की है, कोई बच्ची तो है नहीं जो समझाने बुझाने से मान जाएगी। वह शादी करने को राजी ही नहीं होती तो मैं क्या करूं? और मोहल्ले पड़ोस वाले उनकी बात मान भी जाते थे, पर अम्मा भी जानती थी और सुषमा भी, इसलिए ऐसे मौक़ों पर दोनों एक दूसरे से आंखें चुरा जाती थी। इस घर की मुख्य आय सुषमा का वेतन ही थी। अम्मा ने पहले तो न चाहा था कि लड़की घर के बाहर जाकर नौकरी करे, पर अब वो प्रसन्न थी। सुषमा हमेशा ही छोटे भाई बहनों के लिए बहुत करती थी, और यह सोचकर अम्मा मन को समझा लेती कि उनकी लड़की नौकरी भले ही करे, वैसी ही सुखी है। सुषमा को अपनी माँ की यह दोहरी फिलॉसफी अब भी कभी कभी खटकने लगती थी।
घर में माँ का शासन ही चलता था। पिता अस्वस्थ रहते थे, पक्षाघात से पीड़ित। सुषमा माँ से अधिक पिता के निकट थी। माँ अब सुषमा की ओर से निश्चिंत थी। उनका सारा ध्यान अब छोटे बच्चों पर केंद्रित था। सुषमा प्रायः उपेक्षित सा अनुभव करने लगती थी। वह चाहती थी कि माँ उसके जीवन में आ गए इस बिखराव को कुछ तो समझने का प्रयत्न करें। कई सप्ताह बीत गए। कृष्णा मौसी का कोई पत्र नहीं आया और न ही उनकी साड़ियाँ। सुषमा इतनी व्यस्त रही कि उसे मौसी को पत्र डालने का अवकाश भी न मिला। हॉस्टल की सारी बेतरतीबी में व्यवस्था लाने में ही उसका सारा समय बीत जाता। नौकरों के आपसी झगड़े, लड़कियों की विविध समस्याएं, मैट्रन की परेशानियां, ये सब उसका अधिकांश समय ले लेती। उधर कॉलेज में नए एडमिशन, लड़कियों के लिए ट्यूटोरियल तय करना भी कुछ कम झंझट का काम न था। अध्यापिकाएं जिन घंटों में ट्यूटोरियल लेना चाहती, उनमें लड़कियां खाली नहीं होती। सभी को घर भागने की जल्दी पड़ी रहती। जो देर में घंटे निश्चित हुए, उन्हें लेने में सभी ही लाहवाली करने लगी। मिस कृपलानी अपने डैडी के साथ लंच लेना पसंद करती थीं। मिसेज अग्रवाल की आया 1:30 बजे छुट्टी पर चली जाती थी। उन्होंने पहले ही कह दिया था, मैं तो भाई 3rd पीरियड के बाद रुकूंगी नहीं, बेबी बहुत रोती है। बाद में मीनाक्षी ने झुझला कर कहा, नौकरी है कि घर की खेती, बेबी का ख्याल है तो घर बैठे। सुषमा ने उसे शांत किया। किसी तरह क्लासों का बंटवारा हुआ। 1 बजे के बाद की क्लास सुषमा के पल्ले पड़े। बाद में मीनाक्षी ने कहा, सब तुम्हारी भलमनसाहत का फायदा उठाते हैं। तुम बहुत उदार हो सुषमा। अरे बेबी है तो रोए, हमारे बेबी नहीं है तो क्या, तो वक्त बेवक्त हम ही काम में लगे रहे। सुषमा ने अपनी नौकरानी को आवाज दी और एकदम थक कर बोली, बात तो ठीक है मीन, पर मुंह खोलकर कहा भी तो नहीं जाता। मैं तो कभी कभी जिंदगी से आज ही जा जाती हूँ। उसकी पलकें थक कर कुछ ऐसे आंखों पर ढली कि मीनाक्षी चुप हो आई। फिर आहिस्ता से बोली, सुषमा तुम्हें तो शादी कर लेनी चाहिए, तुम ऐसी जिंदगी के लिए नहीं बनी हो। सुषमा के होठ हिलकर रह गए। उसने माथे पर हाथ फेरा और उठकर बैठ गई। चलो चाय पिए। किसे क्या करना चाहिए, ये तो बड़ा विवादास्पद विषय है। बोलो, चाय के साथ क्या खाओगी? कैंटीन से कुछ मंगा लूं? खाने के कमरे में चाय के बर्तन रखकर सुषमा ने नौकरानी को पुकार कर कहा, भौरी आज इसी कमरे में चाय पियेंगे। मीनाक्षी ने पास पड़ी एक अंग्रेजी की पत्रिका उठा ली और उसके पन्ने उलटने लगी। सुषमा ने अपना कमरा बहुत सुरुचि से सजाया था। सफाई से सिले हुए खिड़की के फूलदार पर्दे रह रहकर ही लूटते थे। उसके पलंग पर झालरदार पलंगपोश बिछा था। मीनाक्षी को लगा कि सुषमा का यह कला कौशल सब व्यर्थ जा रहा है। सुषमा के गोल मटोल बच्चे हों जिन्हें वह कढ़ी हुई फ्राकें पहनाए, अवसर आने पर बहुत स्नेहपूर्ण और कुशल माँ बनेगी, इसमें मीनाक्षी को संदेह न था। भौरी ने चाय की ट्रे लाकर रख दी। मीनाक्षी के जाने के बाद सुषमा ने हाथ मुंह धोकर कपड़े बदले, सुबह से जूड़ा बनाई थी, बाल संवार कर उन्हें बिना गूथे ही लेट गई। उसकी दृष्टि अपनी खिड़की के पर्दों पर गई। पारदर्शी नायलॉन के इन छपे हुए पर्दों की सभी ने बड़ी सराहना की थी। बाहर से आती बरसाती हवा उनके कोनों ऐसे खेल रही थी और वे कुछ इस तरह से हिल रहे थे जैसे कि किसी के अभिलाषित स्पर्श से मन में हिलोरे उठने लगे। सुषमा ने अनजाने में एक आह भरी। उसे निरुपमा का ख्याल आ गया। वह देखने में तीनों बहनों से सुंदर थी, परंतु मंदबुद्धि थी। 1 साल इंटर में फेल भी हो चुकी थी। उसे घर के काम धंधे बहुत अच्छे लगते थे। माँ की इच्छा थी कि उसका विवाह जल्दी हो जाए। मौका निकालकर वह सुषमा से कह भी चुकी थी, तुम बहुत फिजूल खर्ची करती जा रही हो, मेरा हाथ दबा कर खर्च किया करो, नीरू की शादी भी तो करनी है। सुषमा ने कुछ तिक्त स्वर में कहा, पहले शादी तो तय कर लो, वक्त आने पर रुपया भी हो जाएगा। एकदम से कहाँ से आ जाएगा, दूध बूथ से ही गड़बड़ता है, कर्ज ले लूंगी। सुषमा ने बेबात चिड़चिड़ा कर कहा, और बाद में चुकाती रहूंगी। तुम क्यों लोगी, नीरू तुम्हारी जिम्मेदारी थोड़ी है, बाप है सो करेंगे। माँ ने हल्के से कहा, कुछ मेरी कर दी और कुछ नीरू की कर देंगे। सुषमा भी मुंह खोलकर कह ना सकी। माँ का क्या दोष, उनकी बात पर झुझलाना अपने मन की गांठ को स्वीकार करना है। वह गांठ जो सबसे छिपाकर सुषमा पालती आई है। वह एक तरुण किशोरी का स्वप्न था जो कि अनुकूल जलवायु न पाकर कुमला गया था। सुषमा ने अपने विचारों से बचने के लिए पत्रिका उठा ली और एक धारावाहिक उपन्यास पढ़ने लगी।